जो अगर आपने इंट डिक्लेयर किया हुआ तो इसके पीछे इंट भी रखना है, ठीक है। ठीक, अब ये इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। सो यू जो स्टैटिक है ना वो क्लास से बाहर इनिशियलाइज होता है, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्लास के अंदर आप क्यों नहीं इनिशियलाइज कर सकते? उसकी वजह यह है कि जो हमने मेन थीम रखी थी ना कि क्लास इटसेल्फ कोई चीज नहीं होती, क्लास इज अ डिजाइन। क्लास जो आप बता रहे हैं कि ये नई डाटा टाइप है, ये इस किस्म की होगी, ठीक है। जब तक आप उसकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तब तक मेमोरी में उस क्लास की कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए आप पहले से क्लास के अंदर अगर लिख दें तो इसका मतलब है आप क्लास के अंदर एक वेरिएबल को एक वैल्यू देना चाह रहे हैं। तो क्योंकि C++ की कोर थीम यह है कि भाई वो तो क्लास तो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। तो डाटा टाइप सिर्फ कहीं पर डिक्लेयर की हुई हो और उसका कोई अभी मेंबर मतलब ऑब्जेक्ट बनी ना हो तो फिर क्यों हम इनिशियलाइज करें, ठीक है। तो हम इसलिए इसको बाहर इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो बाहर इनिशियलाइज करके अब ये काइंड ऑफ आप समझे एक तरह से ग्लोबल टाइप की चीज बन जाती है कि ये आपका एक सारी क्लास की ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये उस वक्त बनेगा जिस वक्त इसकी पहली ऑब्जेक्ट बनेगी क्लास की और उस वक्त ये इनिशियलाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर ये चीज चलेगी। जी, ये इंट मैंने इसकी डाटा टाइप बताई है क्योंकि एक नाम के मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के हो ना, तो इसलिए नहीं, असल में मैंने किया क्या है, मैं एक मिनट, मैंने किया ये है, ठीक है। इंट काउंट इज इक्वल टू 0, लेकिन कौन सा वाला काउंट? जो डिस्टेंस के अंदर है, ठीक है। नहीं, ये देखो नीचे जो हमने फंक्शन लिखे उसमें भी सेम ये रूल चल रहा है। जो रिटर्न टाइप है जिस तरह वो आप पहले लिखते हैं और बाद में ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो नाम होता है ना, नाम के साथ आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। तो ये 2 कॉलन लग गए ना इसके साथ, ये जो काउंट के साथ 2 कॉलन लग गए काउंट के पीछे, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस टाइप की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि डिस्टेंस इज जस्ट डिफाइनिंग स्कोप, कि ये काउंट इस डिस्टेंस का है, ठीक है। तो ये जो आपकी ऑब्जेक्ट का नाम हो या फंक्शन का नाम हो उसके साथ आप ये लगाते हैं, ना कि उससे बाहर आप इंट से पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दें तो वो तो फिर आप इंट का स्कोप बताना चाह रहे हैं, तो वो चीज गलत है। तो इसका सिंटेक्स जो है ये इस तरीके काम कर रहा था, ठीक। तो यहां तक चीज क्लियर है। तो ये मैंने एक काउंट बना दिया जो कि क्या कर रहा होगा, जो आपके इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहा होगा। नॉट आइडियली, क्योंकि हो सकता है मैंने सारे कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं किए, तो हो सकता है कि अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर से कोई चीज बनी हो तो वो मिस हो जाए, ठीक है। लेकिन बाकी के कंस्ट्रक्टर्स में मैंने काउंट को प्लस कर दिया है। इस केस में मैंने डिस्ट्रक्टर के केस में मैंने माइनस कर दिया है। मेन में लेट्स से कि हम जाके ना अब लेट्स से कि मैं ये करता हूं कि इस जगह पर भी ये काउंट शो कर दूं, सी आउट काउंट इज इक्वल टू और h1 डॉट काउंट, ठीक है। लेट्स से कि मैं तीनों काउंट कर देता हूं प्रिंट, ठीक है। काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, एक h1 का काउंट, एक h2 का, एक h3 का, ठीक है। अच्छा, सॉरी इस वक्त तो बने ही नहीं होंगे h2, ठीक है। तो इस वक्त मैं सिर्फ h1 के ही कर सकता हूं, ठीक। लेकिन मैं इसके बाद h1 का दोबारा प्रिंट करता हूं, ठीक है। और फिर मैं जब तीनों ऑब्जेक्ट बन गई हैं उसके बाद इन तीनों का प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। और लेट्स से जस्ट टू प्ले अराउंड मैं एक वैसे ही एक ब्लॉक बनाता हूं, ठीक है। उसके अंदर मैं कहता हूं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं, डिस्टेंस h4, ठीक है। और इस जगह पर मैं दोबारा प्रिंट करवा देता हूं, ठीक है। लेट से मैं काउंट 4 भी इस दफा प्रिंट करवा देता हूं, ठीक है। और फिर मैं बाहर निकलने के बाद फिर प्रिंट करवा देता हूं इस ब्लॉक से बाहर निकलने, ठीक है। तो बहुत सारे प्रिंट मैंने करवा दिए, ठीक है। सो लेट्स
सी के मैं इसके आगे एक नेक्स्ट लाइन वैसे ही डाल दूं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन तो मुझे सारों के आगे डालना चाहिए था वैसे। चलो जल्दी जल्दी से मैं डालता हूं सारों के आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन मैं सारों के आगे डालना शुरू कर देता हूं यहां पर। ओके, ओके, यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो ये मैंने क्या किया कि मैंने हर स्टेप पे जो जो वेरिएबल अवेलेबल था काउंट, उसके लिए इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। सो ये आखिरी काम मैंने क्यों किया, क्योंकि H4 जो ना इस जगह पर डिस्ट्रक्ट हो चुका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इन सारे काउंट्स को ना एक दूसरे से अलग करने के लिए मैं इधर एक स्लैश एन डाल देता हूं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए, ठीक है। सो हर एक जो है ना वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो पहली दफा एक प्रिंट होगा, दूसरी दफा 2 ऑब्जेक्ट बन चुकी होंगी, तीसरी दफा 3 ऑब्जेक्ट बन चुकी होंगी, चौथी दफा 4 ऑब्जेक्ट बन चुकी होंगी, 5वीं दफा 3 वापस हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई दिस आउट कि क्या वाकई होता है कि नहीं, ठीक है। तो पहली दफा एक ऑब्जेक्ट बनी थी तो 1 था, दूसरी दफा 2 ऑब्जेक्ट बनी थी तो ये नहीं हुआ कि दूसरा वाले की ऑब्जेक्ट का अलहदा काउंट होता और वो 1 होता। अगर वो दूसरी ऑब्जेक्ट अलहदा होती, स्टैटिक ना होता, तो क्या होना था कि जब H1 बना तो उसका काउंट 1 हो जाना था, जब H2 बना था तो H2 का काउंट 1 हो जाना था, जब तीसरी बनती तो H3 का काउंट 1 हो जाना था। लेकिन क्योंकि ये स्टैटिक है तो इसका मतलब है कि ये इन सब के लिए एक ही वेरिएबल है। सो जब ये बना तो ये इंक्रीमेंट हो गया, जब बाकी 2 बने तो जब H2 बना तो काउंट 1 का भी 1 इंक्रीमेंट हो गया, काउंट 2 का, क्योंकि वो एक ही था असल में, ठीक है। जब H3 बना तो फिर क्योंकि एक ही वेरिएबल था वो इंक्रीमेंट हुआ तो आपके पास 3 हो गया। जब प्रिंट करवाया तो तीनों ने 3 ही प्रिंट किया क्योंकि वो एक ही वेरिएबल था। जब H4 बना तो ये 4 हो गए, ठीक है। तो अब सारों ने प्रिंट 4 ही किया। अब जब H4 का स्कोप खत्म हुआ, स्कोप कब खत्म हुआ, जब आप इस वाली ब्रैकेट से बाहर आए, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो था ये इस ब्रैकेट के अंदर बना था, ठीक है। इधर से आए, इस ब्रैकेट से बाहर आए, ये ब्लॉक से बाहर आए, तो मैंने आपको बताया था लोकल वेरिएबल ब्लॉक में बनते हैं। जब आप ब्लॉक से बाहर आए तो ये लोकल वेरिएबल इसने अपनी मेमोरी खाली कर दी, आपका ब्लॉक जब डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो काउंट माइनस हो गया, ठीक है। काउंट माइनस हुआ तो आखिरी जो हमारा प्रिंट आया उसमें 4 के बजाय 3 प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर वाला काम हो गया, ठीक है। ओके, सो यहां पर अगर थोड़ा सा हम रुक के ये देखें कि स्टैटिक जो है वो हमने 2 कॉन्टेक्स्ट में देखा है। एक स्टैटिक है हमारा जो फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में था, एक स्टैटिक है हमारा क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपने क्या कंफ्यूज नहीं करना, एक तो आपने स्टैटिक को कॉन्स्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। स्टैटिक क्योंकि नाम से लगता है रुका हुआ, तो बंदा कई दफा जो पहला तुक्का होता है ना लोगों का वो होता है कि यार इसको कांस्टेंट हो, नहीं, स्टैटिक इज नॉट कांस्टेंट। सो स्टैटिक फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में क्या था कि अगर आप दोबारा कभी उस फंक्शन में आएंगे तो जो लास्ट वैल्यू उसमें सेव थी वही इसके अंदर पड़ जाएगी। क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है वो सारों के लिए एक ही है, ठीक है। स्टैटिक को डिक्लेयर करते हैं आप क्लास, इट कैन बी कहते हैं प्राइवेट, इट कैन बी पब्लिक, दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको आपने अगर इनिशियलाइज करना है तो वो हम क्लास से बाहर करते हैं, ठीक है। और क्लास से बाहर करने के लिए फिर आपको जब भी क्लास से बाहर करेंगे तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको यूज करना, ठीक है। सो अब आपकी क्लासेस का मॉडल क्या हो गया कि आपकी क्लासेस का कुछ जो नॉन स्टैटिक चीजें हैं वो हर क्लास की अपनी अपनी होती है, ठीक है। वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन मेमोरी के अंदर दोनों बनती है, ठीक है। और जो स्टैटिक चीजें होती हैं वो सबकी सांझी होती है, ठीक है। वो हमारे पंजाब में कहावत है ना कि तियां सारे दी सांझी होती है, ठीक है। सो ये वो तिये हैं, ठीक है। आपके जो काउंट ये सारों की सांझी वो है कि ठीक है, वो हम रिस्पेक्ट की टर्म में कहते हैं कि सारे उसको धियो की तरह ट्रीट करें। तो इधर हमारे ये जो काउंट है ये इसका मतलब है इस
ट्राइब में जो डिस्टेंसेस का ट्राइब है, ठीक है, इसके लिए ये साझा है, ठीक है, कि ये अगर इसको इंक्रीमेंट करेगा तो उसके लिए भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये इसको डिक्रीमेंट करेगा तो दूसरे के लिए भी डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने अभी तक कवर की, ठीक है। सो हमने स्टैटिक कवर कर लिया इन बोथ कॉन्टेक्स्ट। बातें करने को तो नहीं कहा यार मैंने, आप लोग बातें शुरू हो गई, ठीक। कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो उसके बाद जब वो उसके स्कोप खत्म होते हैं उसके बाद स्ट्रक्चर कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर के स्कोप से नहीं, कंस्ट्रक्टर के स्कोप से क्या मुराद है? कंस्ट्रक्टर H1 के लिए जब कॉल होता है H1 के लिए, तो उसके बाद H2 के लिए कॉल हुआ, तो H1 से जब वो बाहर आए तो स्ट्रक्चर कॉल नहीं, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि यार मैं इधर H1 से जब बाहर आ गया हूं तो इधर, तो अब H1 का डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं कॉल हुआ? H1 का डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब H1 का स्कोप खत्म होता है। इसका स्कोप कब खत्म होता है? स्कोप इसका क्या है? जब तक ये यूज हो सकता है तब तक ये मेमोरी में रहेगा। कब तक यूज हो सकता है? ये वाली ब्रैकेट जो मेन की शुरू हो रही थी, इसके बाद हमने इसको लिखा है, यहां पर ये बना, जब तक ये मेन की ब्रैकेट चलेगी तब तक ये रहेगा, ठीक है। H4 का डिस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ है? H4 को मैंने एक और ब्लॉक बना दिया था इधर, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो आप वैसे भी ब्लॉक बना सकते हैं, अगर कोई इफ हो, लूप हो, उसका ब्लॉक हो जाए तो उस ब्लॉक के अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप उस ब्लॉक तक होता है, ठीक है। तो वो यहां पर क्रिएट हुआ H4, इससे बाहर निकले हैं तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, क्योंकि अब इस H4 की जरूरत नहीं, इससे नीचे कोई इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इसको उड़ा दो, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, वो माइनस, ठीक, ओके। सो चलो अब इसको हम डालते हैं। अच्छा, सो ये तो स्टैटिक कवर हो गया हमारा, कि क्लास में अगर आप स्टैटिक वेरिएबल कोई बनाते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। तो दो चीजें थी जिनको कंफ्यूज नहीं करना था, एक था स्टैटिक और एक था कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को भी हमने मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। स्टैटिक को हमने कहा था कि एक अगर फंक्शन वाला स्टैटिक हो तो ये कोई और चीज है, अगर क्लास में हो तो ये कोई और चीज है। फंक्शन का मतलब है कि जब आप दोबारा फंक्शन में जाएंगे तो फिर सेम वैल्यू रहेगी, क्लास का मतलब है कि सबका साझा वेरिएबल है, ठीक है। कॉन्स्ट जो है, अगर कोई वेरिएबल में डिक्लेयर करूं तो इसका मतलब है वो कांस्टेंट है, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। लेकिन दूसरी हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि अगर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो उस फंक्शन कॉल में मैं बाय रेफरेंस अगर कोई चीज पास की है तो मैं उसको कॉन्स्ट कह सकता हूं कि ये वाला फंक्शन इस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम एक चीज डिस्कस की थी कि अगर मैं कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूं और उसको कोई चीज बाय रेफरेंस पास कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो उसको ना छेड़ सके तो मैं उसको कॉन्स्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल, आज जो हम पीछे फंक्शन हमने लिखे, ठीक है, लेट से मैं कहता हूं कि इसको उड़ा देता हूं पूरे को, ये तो हमें क्लियर हो गया। और लेट से हमने अभी क्या लिखा था, H3 इज इक्वल टू H1 डॉट एड डिस्ट H2, ठीक है, ओके। और अच्छा, H3 मैंने, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। और लेट से मैंने उसके बाद किया हुआ था H3 डॉट शो डिस्टेंस, मैं उसको पुरानी फॉर्म में ले आता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन ने क्या करना था, इसने ऐड करना था H1 में H2 को और फिर रिटर्न करना था। अगर कोई इधर गलती से ऐसा कोड लिख दे कि वो H1 और H2 को मॉडिफाई कर दे तो ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लिसिटली अवॉइड कर सकते हैं बाय डिक्लेयरिंग कि ये कॉन्स्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के डाटा को चेंज नहीं करता, ठीक है। सो मैं इसके आगे अगर कॉन्स्ट लिख दूं, जहां पर मैंने इसकी आगे लेट से मैं लिख देता हूं कॉन्स्ट, ठीक है। और जहां पर इसको मैं यहां पर काम कर रहा हूं इधर भी मैं लिख देता हूं कॉन्स्ट, ठीक है।
सो अब इस कॉन्स्ट का मतलब है कि ये आपकी क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को चेंज नहीं करता, ठीक है। अभी भी मैं रन करूंगा तो ये चीज काम उसी तरह करेगी, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इस जगह पर मैं कोई करूं ना, गलती से मैंने लेट से इस तरफ लिख दिया फीट प्लस प्लस लेट से मैं लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो यहां पर मुझे एरर आ गया, ठीक है। आपको शायद नजर ना आ रहा हो, इसके नीचे उसने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। मैं अगर इसको कंपाइल करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि भाईजान क्या कर रहे हैं, ये तो कॉन्स्ट फंक्शन था, ठीक है। सो इसने मुझे एरर दे दिया कि नहीं, फीट को आप छेड़ नहीं सकते। आपने तो कहा कि आपका फंक्शन कॉन्स्ट है। फंक्शन कॉन्स्ट होने का क्या मतलब है कि ये फंक्शन इस क्लास के, इस ऑब्जेक्ट के, यानी कि मैंने अगर ये लाइन ऑफ कोड लिखी थी ना, h3 इज इक्वल टू h1 डॉट किया हुआ था, जो भी किया हुआ था, ठीक है, एट डिस्टेंस h2। सो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई नहीं करता, ठीक है। अगर मैं, ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट का फीड था ना, ये बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ भी साथ ना लगाऊं, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रही है उसके फीड रेंजेस, ठीक है। सो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं तो ये भी चाहता हूं कि मैं ए डॉट फीड को भी ना चेंज कर सकूं। क्या मैं इसको भी चेंज नहीं करना चाहता? ऑब्वियसली सम का काम ये नहीं है कि वो जो उसको वेरिएबल पास हो उनको चेंज करे, उसका काम है उनको ऐड करे और रिजल्ट वापस करे, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी चेंज नहीं करना चाहता तो अगर लेट से मैं ट्राई करके देखता हूं, मैं अगर इधर वैसे ए डॉट फीड प्लस प्लस करूं तो मुझे कोई एरर नहीं आता, इसलिए क्योंकि अभी मैं उसको चेंज कर सकता हूं। कॉन्स्ट इधर लिख देने का यह मतलब नहीं है कि मैं पासिंग ऑब्जेक्ट को भी चेंज नहीं कर सकता। इधर लिखने का क्या मतलब है कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने पासिंग ऑब्जेक्ट को भी नहीं चेंज करना तो तब मुझे इधर कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कब सेंस बनाता है? जब मैंने इसको बाय रेफरेंस पास किया, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने बाय रेफरेंस नहीं पास किया फिर तो ये वैसे ही कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं थी, ये तो उसकी कॉपी थी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब भी मैं फंक्शन कॉल करता हूं तो जो मैं उसको वेरिएबल पास करता हूं तो क्या होता है, तो उसकी कॉपी होती है, तो उसको तो मैं चेंज कर भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जनरली यहां पर जो कॉन्स्ट चाहिए होता है वो तब चाहिए होता है जब बाय रेफरेंस पास किया, ठीक है। वैसे आप लिख भी देंगे कॉन्स्ट चल जाएगा, मसला नहीं होगा, लेकिन वहां पे कोई मतलब सेंस नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कॉपी गई है तो कॉपी को आप चेंज करो ना करो, ओरिजिनल वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सो अगर मैं इधर बाय रेफरेंस पास करूं तो मुझे इसके पीछे कॉन्स्ट लिखना चाहिए, और उस केस में मुझे, अच्छा ये दोनों काम जो है ना ये आपको प्रोटोटाइप में भी करने पड़ेंगे और एक्चुअल फंक्शन में भी करने पड़ेंगे, यानी यहां पर भी मुझे लिखना पड़ेगा और वहां पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स अ गुड आइडिया, ठीक है। अभी मैं अगर चलाऊं तो ये चलेगा, ठीक है। और अभी अगर मैं उसके अंदर ए को चेंज करना चाहूं या मैं उसको चेंज करना चाहूं, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उनमें से किसी को भी चेंज करना चाहूं तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू यूज कॉन्स्ट। जहां पर भी आपको पता हो कि इस फंक्शन ने नहीं चेंज करना, वो उसको पहले ही कॉन्स्ट कर दे, ताकि आपने अगर गलती से भी उसको चेंज करने की कोशिश की तो आपको एरर आ जाए, ठीक है। और अगर एरर आएगा तो देन यू कैन रीथिंक कि यार क्या वाकई मुझे इसको चेंज करना है या नहीं करना। पास केसेस में हमने करना होता है, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में स्वैप वाली एग्जांपल की, जिसमें हम वाकई करना ही चेंज चाहते थे, ठीक है। तो हमने बाय रेफरेंस पास ही इसलिए किया था ताकि हम चेंज करें, ठीक है। तो जब वो करना है फिर कॉन्स्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि फिर आपने बाय रेफरेंस। कई फंक्शन होते हैं जिसमें बिल्कुल अबंडेंटली क्लियर होता है कि आपको इसको चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल शो डिस्टेंस है, शो डिस्टेंस का क्या काम है? स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर इधर करूंगा तो मुझे इस जगह पर भी इसको करना चाहिए, ताकि अगर किसी ने शो डिस्टेंस में गलती से भी कह लो कि उसको एक्चुअल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश की तो आपको एरर आ जाए, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है।
अच्छा, सो कॉस्ट जो है वो हमने एक तो कॉन्स्टेंट्स के लिए पढ़ा, ठीक है, नॉर्मल कांस्टेंट वेरिएबल बनाने हो, और दूसरे पर कॉस्ट का एक हमने कह दिया फंक्शन को कॉस्ट बनाना। फंक्शन को कॉस्ट बनाना हो तो क्या करना है, फंक्शन की बॉडी से पहले कॉस्ट लिख देना, ठीक है। डिक्लेयर प्रोटोटाइप में भी लिख दें, इधर भी जाकर आप लिख दें बॉडी से पहले कॉस्ट। इसका मतलब है कि आप इस फंक्शन में इस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे जिसने ये फंक्शन कॉल किया, ठीक है। और फिर दूसरा हमने कहा कि कॉस्ट अगर वेरिएबल जो बाय रेफरेंस पास किया उसके साथ लगा दे, इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन इस वाले वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। आखिरी चीज कॉस्ट की ये है कि जो हमने सबसे पहला कॉस्ट का यूज पढ़ा था, सबसे पहला यूज क्या पढ़ा था हमने कि अगर मैं कहूं कॉस्ट डबल पाई इज इक्वल टू 3.14159, लेट से कुछ मैं कहता हूं, लास्ट क्लास में हमने किया था, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि अब मैं पाई इज इक्वल टू कुछ और नहीं कर सकता कोड के अंदर। जब भी पाई में कुछ असाइन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा। क्या जो मैंने नई डाटा टाइप बनाई है, मैंने अब डिस्टेंस बनाया है, क्या मैं डिस्टेंस को बना सकता हूं जिस तरह इसको मैंने डबल कह दिया, तो क्या मैं डिस्टेंस को कर सकता हूं कि यार कॉस्ट डिस्टेंस लेट से वसीम हाइट, ठीक है, और मैं कह दूं 6 फुट 2 इंच, ठीक है, मैं कर सकता हूं। मैं इसको अगर कॉस्ट डिक्लेयर कर दूंगा तो इसका मतलब है मैं बाद में वसीम हाइट को अगर चेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज मैंने उसको एज अ वेरिएबल बता दिया, वेरिएबल के पीछे लिख दिया कॉस्ट, तो अब वो वेरिएबल नहीं रहा, अब वो कांस्टेंट बन गई, ठीक है, इट कैन नॉट वेरी। तो यहां तक चीज क्लियर हुई, ठीक है। सो ये मैं यानी कि इधर जो डिक्लेयर किए हुए हैं ना पीछे, सो लेट से मैं इधर इसके पीछे अगर कॉन्स्ट लगा दूंगा तो अब मैं इसके बाद h1 डॉट गेट डिस्टेंस कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। उसने मुझको इधर एरर दे दिया। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे कह देगा कि नहीं, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। h2 डॉट गेट डिस्टेंस करूंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उसके आगे मैंने सेमी कॉलन एक तो नहीं लगाया, h1 वाले को मैं कमेंट कर देता हूं क्योंकि ये इसकी वजह से एरर आ जाएगा। ओ ब्रैकेट नहीं डाले, ठीक है। तो ये h2 पे चल रहा है, h3 पे नहीं चल रहा। जी जी कर दे, उससे हो जाएगा, उसके बाद चेंज कर सकते। हाँ हाँ, उससे ये कांस्टेंट नहीं हो जाता। जो चीज कांस्टेंट की हुई है वो किसी और में कॉपी हो जाए तो जिसमें कॉपी हुई है वो कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब जिस तरह ये पाया था, मैं अगर कोई वेरिएबल डबल एक्स इक्वल टू पाए कर दूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक्स को नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। वो पाया नहीं चेंज होगा, जो चीज कांस्ट है वो चेंज नहीं होगी, बाकी चीजें चेंज हो सकती है, ठीक है। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक मैंने पीछे से छोड़ दिया था, ठीक है, वो था स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। वो मैंने इसीलिए छोड़ा था कि वो तो 1 मिनट के अंदर कवर हो सकता है, ठीक है। ये चलो 5-10 मिनट में कवर हो सकता है, ठीक है। जिस तरह हमने क्लास बनाई है ना, इसी तरह हम जहां पर हमने क्लास लिखा था ना, उसके बजाय अगर हम स्ट्रक्ट लिख दें तो जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कवर हो गए, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चर है क्यों, ठीक है। स्ट्रक्चर और क्लास में C++ में सिंपल ये फर्क है कि अगर आप पब्लिक या प्राइवेट लिखना भूल जाए, ठीक है, या आपने नहीं लिखा पब्लिक या प्राइवेट किसी चीज पे, तो बाय डिफॉल्ट वो जो मेंबर वेरिएबल होंगे ना, वो अगर क्लास है तो वो प्राइवेट समझे जाएंगे, अगर वो स्ट्रक्चर है तो पब्लिक समझे जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये कि फर्क क्या है कि वैसे अगर मैं क्लास के बजाय स्ट्रक्ट लिख दूं, इस वाली क्लास के बजाय मैं स्ट्रक्ट लिख दूं तो सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। यहां पे जो क्लास बनाई है ये करके देख लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने क्लास बनाई है, मैं इसको क्लास के बजाय लिख देता हूं स्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले चल रहा था, ठीक है। सो इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है।
फर्क सिर्फ ये है कि मैंने इस जगह पे प्राइवेट लिखा हुआ है, अगर मैं ये प्राइवेट ना लिखूं, ठीक है, अब अगर इधर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, अगर मैंने इसको क्लास लिखा हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, ठीक है। सो ये पहला फर्क समझ आ गया, ठीक है। सो ये तो था फर्क इतना सही था, ठीक है। स्ट्रक्चर और क्लास में फर्क सिर्फ इतना सा था कि आप स्ट्रक्चर यूज कर लें या क्लास यूज कर लें। रिकमेंडेड है कि आप C++ में कोडिंग कर रहे हैं तो आप क्लास यूज करें, और क्योंकि हम वैसे ही प्राइवेट रखना चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट चीजों को, और पब्लिक तब रखना चाह रहे हैं जब हम वाकई उसको इंटरफेस के लिए यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बिल्कुल इतना सही फर्क है तो फिर ये है क्यों, मतलब आप दो चीजें क्यों हैं, ठीक है। सो उसकी वजह ये है कि C++ बाद में आई, उससे पहले थी C, ठीक है। C लैंग्वेज में क्लासेस नहीं होती थी, ठीक है, उसमें होते थे स्ट्रक्चर्स, और जो शुरू में होते थे ना उसमें स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर फंक्शन नहीं होते थे, ठीक है। जिस तरह अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना दूं जिसके अंदर मैं फीट और इंचेस लिख दूं, ठीक है, एंड दैट्स इट, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ मेंबर डाटा होता था और फंक्शन आपने अलग से लिखे होते थे, मैं ग्लोबल फंक्शन बना लूं यही काम करने के सारे, ठीक है। तो स्टिल काम तो हो सकता है ना, मैं ऐड डिस्टेंस का एक फंक्शन लिख लूं जो ग्लोबल हो, ठीक है, यानी कि वो क्लास का मेंबर फंक्शन ना हो बल्कि वो दो डिस्टेंसेस ही लेता हो और एक तीसरा डिस्टेंस आउट करता हो, ठीक है। तो इस तरह भी चीजें चल जाती हैं, मसला नहीं होता कोई, ठीक है। आपको जिंदगी में कई दफा कोड C में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को एम्बेडेड डेवलपमेंट अक्सर करनी पड़ती है। एम्बेडेड डेवलपमेंट का मतलब है कि आप किसी छोटे प्रोसेसर के ऊपर, जो कि मतलब मे बी इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होगा मल्टीमीडिया के अंदर या किसी और चीज के अंदर, उसके लिए C कोड लिख रहे हैं, ठीक है। सो वो अक्सर C++ के बजाय C में होगा, ठीक है। तो अगर आपने कभी C में लिखना है कोड तो क्या चेंजेस करनी पड़ेगी आपको अपनी अप्रोच में, आपको क्लासेस के बजाय आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे, स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शन नहीं होंगे बल्कि आपके अलग ग्लोबल फंक्शन बना लें उसी कामों के लिए, ठीक है, और उनको यूज करते रहे, डॉट लगाने के बजाय वो वाले फंक्शन यूज करते। और दूसरा थोड़ा सा फर्क है जो हमने C in C out पढ़ा है, जो कि हम शुरू से करते हैं, इसके बजाय C में होता था प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ठीक है। सो प्रिंट एफ जो है वो प्रिंट करने के लिए यूज होता था, स्कैन एफ इनपुट के लिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अभी ये करें, अभी क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हैं, अभी आपका फुल फोकस होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। अभी आपको स्ट्रक्चर जितना समझ आ गया कि हाँ बस ठीक है, इसका नाम चेंज कर दें तो वो क्लास के बजाय स्ट्रक्ट कर दें तो स्ट्रक्चर बन जाता है, और बाय डिफॉल्ट उसमें पब्लिक होती है चीजें, इसमें बाय डिफॉल्ट, ये टोटल फर्क है, ठीक है। जब आप लेट से ये कोर्स कर लेते हैं और थोड़ा सा आप प्रोग्रामिंग में तेज हो जाते हैं, उसके बाद आप प्रॉब्ली शायद ये कोशिश करें कि आपको ये फर्क भी पता होना चाहिए C और C++ में। तो प्राइमरली ये फर्क है, क्लासेस नहीं होंगी और उसके बजाय आप स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे जहां जहां पर चाहिए होंगे, और दूसरा ये है कि प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज करेंगे C in C out के बजाय, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा ठीक है, आज हमने कोई ज्यादा नई चीज तो नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जो चीज करना चाह रहा था वो हो गई है। तो ठीक है, आज हम इधर रुकते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में हमने जो क्लासेस से मुतालिक हमने आप काफी डिटेल में कवर किया है, पिछली क्लास में भी और इसमें भी, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो कल की क्लास है उसमें हम इसमें से क्विज ले लेंगे। सो यू शुड बी गुड एट कि मैं आपको कहूँगा यार एक क्लास डिक्लेयर करनी है जिसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तो वो आप कर सकें, और उसको फिर आप अगर मैं फिर मेन प्रोग्राम कहूँ के साथ लिखें जिसमें आप उसकी ऑब्जेक्ट्स बना सकें और उसको इंस्टेंशिएट। सो अभी बिल्कुल मतलब क्विज होगा, इट वोंट बी टफ, मतलब इट वुड बी सिंपल, यानी कि जिस तरह हमने डिस्टेंस की क्लास बनाई है मैं इस किस्म के, इसमें ज्यादा फोकस इस चीज पर होगा कि आपको इन चीजों का सिंटेक्स याद हो, ठीक है। सो यही कि आपको पता होगा मैंने अगर एक कॉन्स्ट डिक्लेयर करना है तो कॉन्स्ट कैसे होगा, स्टैटिक है तो स्टैटिक है, एक क्लास बनानी है तो क्लास का सिंटेक्स क्या है, कहां पर ब्रैकेटें लगेगी, कहां पर सेमीकोलन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस से आपको ये थोड़ा सा याद होने चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई छोटी सी, जिस तरह लास्ट टाइम जो स्टेज पे क्विज हुआ था मैंने कोई इस किस्म की क्लास कह दी थी कि लेट से मैंने एक बॉलर की क्लास बनानी है जिसमें बॉलर का एवरेज हो और उसका कुछ और मतलब 3-4 ऐसे मेंबर वेरिएबल मैं बता दूंगा कि ये होने चाहिए, और अब एक मेन बनाए, मेन के अंदर उसके 2 इंस्टेंस बनाए और उसके साथ कुछ करें, ठीक है। तो इस